प्रोफेसर भुवन जोशी जी, आपके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ और ही कह रहे थे पीएम मोदी को, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है, लोगों ने तो अपना लिया है, काशीवासियों ने तो अपना लिया है। सवाल इस बात को लेकर है कि देश के प्रधानमंत्री को लेकर ऐसी तुलना करना क्या जायज है? क्या लोगों में आक्रोश नहीं बढ़ेगा? देखिए राजपूत जी, मैंने जो देखा है, आदरणीय मोदी जी जब बनारस गए थे चुनाव लड़ने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि ना मैं यहाँ आया हूँ, ना मुझे किसी ने भेजा है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। प्रदेश और देश जानना चाहता है क्या वो जो गंगा ने बुलाया था वो गंगा साफ हो गई 10 साल के कार्यकाल में? पहला विषय। दूसरा विषय, अभी अभी हमने देखा था कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी अपने क्षेत्र में है, बनारस में है। हमने देखने का काम करा कि जो बीएचयू की बेटी है उसकी अस्मत लूटी गई, वो भी भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ताओं में, और वो भी बनारस की बेटी थी। तो कब बनारस में माननीय प्रधानमंत्री जी उनके आंसू पोंछने जाए? और रही बात, हम तो कहते हैं कि भाई उस क्षेत्र के वो देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन बनारस के लोगों के वो सांसद भी हैं। उनका दायित्व तो बनता है कि लोगों के बीच में जाएं और उनकी समस्याओं को सुने। लेकिन जो जो वादे उन्होंने करे थे, वो वादे कितने पूरे हुए, ये देश समझ रहा है। राघवेंद्र जी, अगर जो बातें कह रहे हैं भुवन जी, अगर ये बातें होती तो हमें नहीं लगता कि आज लोग उमड़ते, पुष्प वर्षा करते। उन्हें तो जबरदस्ती पकड़ के लाया नहीं गया है, वहीं के लोग हैं। बेचारे जो हमारे मित्र हैं वो इसके अलावा कह क्या सकते, उनको भी कहने के लिए कुछ चाहिए। वास्तविकता ये आज की तारीख में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हों, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तीनों लोग बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं। और अगर विश्वसनीयता की दृष्टि से देखें तो विश्वसनीयता में भी परम स्थान ये लोग प्राप्त किए हुए हैं। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जो है ईमानदारी से 400 सीट जीतने के लक्ष्य को लेकर के एनडीए के साथ और अपना स्वयं 370 सीट जीतने के लक्ष्य के लेकर ईमानदारी से प्रयास कर रही है। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति हो गई है? ये लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, ये लोग कभी एमवाई समीकरण की बात करते हैं, कभी पीडीए समीकरण की बात करते हैं, कभी अनर्गल प्रलाप करते हैं, कभी नरेंद्र मोदी की बुराई करते हैं, कभी योगी आदित्यनाथ के ऊपर प्रयास करते हैं। वास्तविकता क्या है? आज की तारीख में समाजवादी पार्टी पूरी 3 सीटों में समेट के रह गई है। भारतीय जनता पार्टी की आज की तारीख में 5.5 दर्जन सांसद हैं। हम लोगों की 41 सीटें ऐसी हैं राहुल जी, जिससे भारतीय जनता पार्टी को 50% से ऊपर ज्यादा वोट मिला था हमें पिछले चुनाव में, 2019 के चुनाव में। हम लोगों के मात्र 13-14 सीटें ऐसी हैं जो हम लोग हारे थे, और हम लोग उसको लेकर प्रयास कर रहे हैं। हम लोग मिशन 80 को लेकर के ईमानदारी से काम कर रहे हैं। क्या ये बताएं राहुल, ये आपके हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र, ये बताएं उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें ये कितने लक्ष्य के लेकर के काम कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी कौन सी सीट ऐसी है जो जीतने का काम कर रही है? बहुजन समाज पार्टी क्या कर रही होगी? कौन सी सीटें? अनु पासवान जी, सवाल आपसे ये भी है कि देखिए पिछले दिनों जिस तरीके से राहुल गांधी पीएम पर हमलावर थे, उन्हें निर्देशित भी किया गया, जरा इससे बचकर रहे। अखिलेश यादव तो एक कदम आगे भी निकल गए। सवाल इस बात को लेकर है कि जिन चीजों से आप लोगों को बचना चाहिए वही चीज आप लोग अपना रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि ऐसे बयानबाजी ना हो कि जो आपके भी वोटर हैं, जो आपके भी साथी हैं, वो भड़के आपका साथ छोड़े। जो आप लोगों का सपना है वो आप लोगों से दूर हो जाए। अनु पासवान जी, आवाज आ रही है आपको? जोशी जी, ऐसे बयानबाजियों से बचना चाहिए कि नहीं? देखिए, विपक्ष के नेता हैं माननीय अखिलेश यादव जी, वो अपनी बातें कहते हैं और अपने बात कहने का सबका अपना अंदाज होता है। लेकिन जो प्रश्न है माननीय मोदी जी के आने से, आज जो वादे इन्होंने करे थे 2014-2019 में, उन वादों पर लोगों का अब मैंडेट देना। पहले ये वादे ठीक है, आपने लोगों की बात कर ली तो वहां के लोगों से ही सुन लेते हैं कि वाराणसी में क्या बदलाव है। सुशांत, आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं? सुशांत, जरा जोशी जी को वहां के लोगों से बातचीत में ये सवाल कर लीजिए। जोशी जी सुन ले कि वाराणसी में क्या बदलाव हुआ है, पीएम मोदी ने जो कहा उसे किस तरीके से धरातल पर उतारा गया। जरा वहीं के लोगों से उनकी जुबानी सुनवा दीजिए।
आप बनारस के बाशिंदे हैं? क्या बदलाव हुआ है बनारस में, बताइए क्या बदलाव हुआ है, क्या देखते हैं? 75 सालों में जो बदलाव नहीं हुआ है वो मोदी जी के आने के बाद हुआ है बदलाव यहाँ पे बनारस में। बनारस जो कि साफ़ सुथरा हो गया और भारत के एक अच्छे बड़े शहर में इसकी गिनती होने लगी है। वैसे तो पौराणिक कथाओं में काशी का तो बहुत नाम था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद एक विशेष नाम हो गया है बनारस में। और बनारस का आप खूबसूरती और बनारस का कॉरिडोर, पूरे विश्व से अब बनारस में लोग आ रहे हैं यहाँ दर्शन करने के लिए और मोदी जी की संसदीय क्षेत्र को देखने के लिए। यही बदलाव बनारस है के बताइए, रहने वाले निवासी को ये भी बता दीजिए, ये सवाल समाजवादी पार्टी की तरफ से पूछा गया है, उनका कहना है कि बनारस में कुछ नहीं हुआ है। मुफ्त में इलाज करवा रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बना और गांव-गांव में शौचालय। जो दूसरा विपक्ष है वो कहता है बनारस में कुछ नहीं हुआ है, क्या वास्तविकता बताइए आप यहाँ की? सर जो कुछ नहीं किया रहेगा वो यही बोलेगा ना कि कुछ नहीं किए। वास्तव में वो लोग तो आज तक कुछ किए नहीं, तो वो लोग जो करेगा तो उसके लिए तो उन लोग को वही रहेगा कि कुछ नहीं किए। अब वो खुद आए, आकर के देखिए, अगर इतनी रैली उनके लिए निकल गई तो हम छोड़ देंगे रैली में आना। जिस दिन अखिलेश के लिए या राहुल के लिए इतनी रैलियाँ निकल गई, जिस तरह हमारे मोदी जी के लिए निकल रहा है, हम रैली में आना छोड़ देंगे। और जो लोग कुछ नहीं किए इतने सालों में, अब कुछ सालों में हुआ है तो उनको तो जरन भावना होगा ही। हम तो यही जानते हैं कि उनको जरन भावना है। आज जो आप लोग सड़कों पर खड़ी हैं वो विकास के लिए खड़ी हैं, विकास यहाँ पर हुआ है इसलिए खड़ी है। विकास और महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोग खड़े हैं। जो कार्य मोदी जी ने महिलाओं के लिए किया, आज तक कभी महिलाओं को रोड पर इतना देखे होंगे? 75 साल में आज तक आप लोग देखे हैं जितना 2014 के बाद आप लोग देख रहे हैं। जब जितने देर तक मोदी का इंतजार करना पड़ता है, महिलाएं खड़ी रहती हैं। ठीक है सुशांत, ठीक है, एक मिनट। जोशी जी, वहां के लोग कह रहे हैं जिसने कुछ नहीं किया उसे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। राहुल जी, हम भी 3 दशक से राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आपके रिपोर्टर अगर पूछेंगे जो रैली में आए, उन्होंने कहने का काम करा कि हम रैली आप ये बता दीजिए कि 28 किलोमीटर तक सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही रहेंगे, बाबतपुर से लेकर अगर हम हरहुआ, सिगरा, गिलट बाजार और आगे बढ़े कचहरी, कचहरी से आगे बढ़े हम सिगरा, सिगरा से आगे बढ़े हम विश्वनाथ, गोदौलिया वापस आए, तो क्या यहाँ सबके सब बीजेपी के कार्यकर्ता ही हैं? राहुल जी, जो सामान्य नागरिक होगा ना, जो किसी का कार्यकर्ता नहीं होगा, ना तो वो टोपी लगाएगा ना वो गमछा पहनेगा। इतनी तो हमको भी समझ है पॉलिटिक्स की, लेकिन ठीक है, आप अपना काम ठीक है, जरा कर रहे हैं। तस्वीरें दिखवा देते हैं। पीएम मोदी जिस तरीके से पहुंचने वाले उत्साहित है। सुशांत लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुशांत, तस्वीरें जरा दिखाइए, पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं क्या? देखिए तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं और तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि अभी कुछ ही दिन में पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसका उत्साह जो है दिखाई दे रहा है। कुछ महिलाओं से बात कर लेते हैं। ये बताइए, एक सवाल ये आ रहा है कि आप लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, टोपी पहनी हुई हैं और इसलिए आप लोग कह रही है विकास हुआ है, ये विपक्ष पूछ रहा है। हम टोपी पहने ना, पूरी जनता टोपी पहन ली है, विपक्ष क्या कहेगा? कार्यकर्ता से आगे जनता है। आप मीडिया के बंधु हैं, आपको ये पता है कि जितना हम कर रहे हैं उसके 4 कदम हमारी जनता चल रही है। सबके ऊपर ये टोपी चुनाव वाले दिन दिखेगा और यहाँ से सब सफाई हो जाए, कोई नहीं टिकेगा। अब की बार 400 पार। ये बताइए, आपकी तो एक लंबी उम्र आपकी हो गई, आपने देखी होगी बनारस की दी, तो ये बताइए क्या बदलाव देखा है आपने? बदलाव जो आज देख रहे हैं ना, महिलाएं राजनीति में कदम रख रही है। कभी देखे हैं राजनीति में इतनी सारी महिलाओं को आते हुए, या रात में सड़क पर खड़े हुए के अपने नेता का इंतजार करते हुए? कभी देखे हैं? कितना बड़ा बदलाव है, ये देखिए। तो ये टोपी आपने क्यों पहनी है? बीजेपी के नाते पहनी है कि प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्य के नाते पहनी? हम सिर्फ अपने पिता, ये मेरे पिता तुल्य हैं, जिनकी स्वागत के लिए आज हम लोग सभी खड़े हुए हैं। हम बहुत खुश हैं उनसे, और वो हम लोगों के महिलाओं के लिए जो किए, यहाँ महिलाएं पुरुष सभी के लिए सब चीज जो किए, वो विपक्ष ने। जिन्होंने टोपी पहना है उन्हें टोपी दिखाई देगा। हाँ जी राहुल जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। हाँ, वहां के लोगों का कहना है कि अभी तक तो उन लोगों को टोपी पहनाई 10 साल से, तो कम से कम वो अपने हिसाब से टोपी पहन रहे हैं। उन्हें अच्छा लग रहा है कि पीएम मोदी आ रहे हैं, विकास के काम हो रहे हैं। आज तक बदलाव नहीं देखा, जिसने कुछ नहीं किया उसे कुछ भी नहीं दिख रहा है।
सबसे पहले देश की जनता को मेरा नमस्कार। देखिए राहुल जी, जाहिर सी बात है, अभी मैं सुन रही थी जिस तरीके से वहां पे उपस्थित महिलाएं बात कर रही थी कि अभी तक आपने कभी राजनीति में इतनी सारी महिलाओं को भागीदारी करती देखा। आवाज फिर आपकी चली गई। जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही, बोलिए आप। हाँ, मैं ये कहूंगी कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं कि अभी तक महिलाएं ये समझ ही नहीं पाई कि उनको ये अधिकार दिया किसने। सबसे पहली बात, महिलाओं को सशक्त होने का अधिकार, समानता का अधिकार, उनको बात करने का अधिकार, अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, राजनीति में उतरने का अधिकार, ये हमारे बाबा साहब ने दिया था। और उसको आगे बढ़ाने का काम, अगर वो राजनीति की बात करें, कितने बड़े तादाद में कभी आपने राजनीति में महिलाओं को देखा, तो ये मैं बता दूं कि ये हमारे राजीव गांधी जी का एक मुहिम था कि महिलाओं को राजनीति में लाया जाए। इसके लिए उन्होंने राजनीति में देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है अधिकार, एक होता है अधिकार देना। वही तो महिलाएं कह रहे हैं कि उनको अधिकार मिल गया है। आपको क्या लगता है कि पंचायती नहीं, मुझे क्या लगता है, मुझे तो कुछ नहीं लगता। मुझे जो लग रहा है वो तस्वीरें बता रही हैं। आप ही राहुल जी ये कह रहे हैं कि दो तरीके के, तो आपको ये दो अलग अलग बातें क्या लगती है कि पंचायती राज में 33% आरक्षण देने का ये आज ये प्रतिफल है कि महिलाएं आज लाखों की संख्या में, चाहे वो पंचायती राज में आज वो प्रतिनिधित्व कर रही है। और उससे भी बड़ी बात, सड़कों पे अगर कह कि अगर हम आज खुल के बात कर पा रहे, तो मुझे लगता है, मुझे यकीन है कि महिलाएं ये बात जरूर समझ पाएंगी कि ये सारी देन मोदी जी की नहीं, ना भाजपा की, ये हमारे बाबा साहब तो वही कहा जा रहा है। मैं कैसे कह दूं अनु जी? तो ये मैं उन महिलाओं की ज्ञानता या उनकी अज्ञानता की मैं एक बात कर रही हूँ राहुल जी। मैं किसी पार्टी की प्रचार की या पार्टी के उसकी खिलाफत नहीं कर रही हूँ। मैं ये महिलाओं के उनकी बात करी कि जो उन्होंने कहा कि अधिकार मोदी जी ने दिया है, महिलाओं को जो लगा वो उन्होंने बोला। अब इसमें तो हमें नहीं लगता कि कुछ कहने की जरूरत थी, लेकिन अनु पासवान जी तो बहुत कुछ कह गई कि अधिकार किसने दिया और किसने सबको समाहित भी कर लिया। नहीं राहुल जी, अधिकार जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया, बिल्कुल सही है। लेकिन कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के साथ क्या किया था वो इतिहास जानता है। उनको हराने का काम कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये विषय बहुत बड़ा है, इस विषय पर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है। अभी हमारे जोशी जी कह रहे थे कि ये सब कार्यकर्ता हैं। देखिए, जब कोई आंदोलन या कोई राजनीतिक दल की जो कोई छेड़ी हुई मुहिम जनता उठा लेती है, तो निश्चित रूप से सफलता उसके चरम चूमती है। आज की तारीख में यही है, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार बच्चा से जिस तरीके से आप प्राइम मिनिस्टर नहीं थी, वो प्रेसिडेंट थी। कांग्रेस का इतिहास खोल के देखना चाहिए कि किस तरीके से महिलाओं के लिए अगर उन्हें समानता का अधिकार, उन्हें पूंजी में अधिकार, तो भी देखिए अफसोस नहीं है इतनी बड़ी संख्या में अगर जनता के पास कार्यकर्ता है तो भी हराने वाला कौन है? आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से अंत्योदय विषय को लेकर के ध्यान में रखकर समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्तियों की हितों की रक्षा के लिए राहुल जी काम किया है, तो उत्तर प्रदेश भली प्रकार से जानता है। एक भी परिवार में गरीबों का ऐसा कोई गरीब परिवार नहीं है जिसको हमारी योजना का लाभ मिला हो। हम लोगों ने बड़े पैमाने पर आवास उपलब्ध कराने का काम किया राहुल जी, बड़े पैमाने पर घरों में शौचालय बनाने का काम किया, हम लोगों ने बिजली कनेक्शन देने का काम किया, मुफ्त गैस सिलेंडर देने का काम किया, तमाम तरीके से हम लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का काम किया। हम लोगों ने नहीं, वो नहीं कहेंगी कांग्रेस को धन्यवाद। कहिए तो मैं सवाल करवा लूं, आपकी ही बात कह के मैं सवाल कर लूं उनसे। देखिए, मैंने कहा ना, वो बिल्कुल नहीं कहेंगे क्योंकि वो भाजपा का टोपी पहन के बैठी है और शायद उनको खुद नहीं, तो आप भी देखिए, आप भी तो टोपी पहना सकती हैं। कांग्रेस की टोपी पहना दीजिए, समाजवादी की टोपी पहना दीजिए, समाजवादी पार्टी की टोपी पहना दीजिए। आप लोग पहनाइए तो पहले टोपी, ये सारी बात टोपी पहले तो पहनाइए। भुवन जोशी जी, पहले टोपी तो पहनाइए। लोग वोटर्स दूर क्यों हो रहे हैं? भुवन जोशी जी, वोटर्स दूर क्यों हो रहे हैं, इसे समझना होगा कि आज उनको अधिकार किसने दिया। मैं तो ये कही नहीं हूँ भाई, जब उनको खुद नहीं सच्चाई पता तो वो क्या बोलेंगी? वो तो वही बोलेंगी जो उनको रटाए चीज बोला जाएगा। बाकी सारी चीजें तो आपको पता है। बदल सकते राहुल जी, क्या आप इतिहास बदल देंगे? क्या नहीं, तो संविधान तो आप लोगों ने बदला कई बार। नहीं, एक बात, बाबा साहब के संविधान की बात करते हैं ना आप। अनु पासवान जी जवाब दीजिए। अनु पासवान जी, कितनी बार संविधान बदला आप लोगों ने? नहीं, आप मुझे आप नहीं पे कहा गई, आप नहीं पे कहा गई।
आप मुझसे बताइए ना, संविधान कितने बार बदला? बस ये बता दीजिए, संविधान कितने बार? ये बता दीजिए महिला आरक्षण बिल पर सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? क्या महिला आरक्षण बिल पर विरोध किसने किया? बिल्कुल, बिल पे किसी ने विरोध नहीं किया। इसकी बात नहीं कर रहे। इससे पहले जब पटल पर रखा गया था, इससे पहले जब भी पटल पर रखा गया, किसने विरोध किया? राघवेंद्र जी, किसने विरोध किया था? यही बिल जब कांग्रेस लेके आई थी तो बीजेपी के लोग खड़े भारतीय जनता पार्टी तो सब समाज के विकास को लेकर हम लोग काम करते ही हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को नारे को लेकर हम लोग काम करते ही हैं। समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्तियों की इच्छा को लेकर हम लोग लगातार काम करते ही हैं। विकास, देश के सुशासन को लेकर हम लोग तो काम करते ही हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग, लेकिन जोशी जी को दिखाई नहीं देता, जी को दिखाई नहीं देता। कार्यकाल की तुलना हिटलर से कर देते हैं। हमें कोई तकलीफ नहीं है, राहुल जी को तो बोलना ही है। वास्तविकता ये है, आज की तारीख में संपूर्ण पक्ष उत्तर प्रदेश से साफ हो गया है। एनडीए गठबंधन की बैठकें होती है, राहुल जी कहाँ बैठ के होती है और उसमें क्या तय होता है? क्या उत्तर प्रदेश की जनता नहीं देख रही है? उसमें जब बड़ी मुश्किल से ये तय होता है, नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना। चीज याद है हमें, अनु पासवान जी, जब यहीं से न्याय यात्रा गुजर रही थी तो ये भीड़ क्यों नहीं दिखाई दी? राहुल गांधी भी तो आए थे। पुष्प वर्षा उन पर क्यों नहीं हो रही थी? क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है क्या उत्तर प्रदेश में? मैं ये कह मेरा सवाल जो है वो बता दीजिए, वो बताइए जरा। मैं सवाल तो सुनिए। क्या आपके कार्यकर्ता वहां नहीं थे जो टोपी पहन के पुष्प वर्षा कर सके? मैं वो कह तो रही हूँ राहुल जी, वो आपको नहीं दिखा होगा और बीजेपी के लोगों तो को जरा आप एक काम कीजिए ना, एक काम कीजिए, अगर आपके पास हो तो दिखा दीजिए। पुष्प वर्षा होते हुए, टोपी पहने हुए, वहां महिलाएं बात कर रही हो, युवा बात कर रहे हो कि राहुल गांधी आए और इंडिया को बहुत बेहतर उन्होंने भारत को बना दिया। मुझे लगता है जोशी जी क्या कहना चाह रहे हैं? मैं बिल्कुल दिखा देती, मगर इस तरह मुझे लगता है मीडिया आपके पास है तो आप उसको बखूबी दिखा पाएंगे। अनु जी, देखिए मैं इतना कहना चाहता हूँ, हमें लगता है कि 10 साल के आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में जितना महिलाओं का अपमान हुआ आजाद भारत में, इतना अपमान हमने महिलाओं का नहीं देखा। और इसके पीछे कारण है, हमने देखा है मणिपुर की घटना को किस प्रकार नग्न बेटियों को घुमाया गया। हमने देखा हाथरस में दलित बेटी को कैसे जलाया गया। हमने संदेश खाली की बात करेंगे। पहलवान बेटियों को कैसे उनके अस्मत के साथ खेला गया और कैसे उनको घसीटा गया सड़कों पर। इसी देश ने देखने का काम करा है। और बीएचयू की घटना किसी से छुपी नहीं, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है। मेरे को लगता है, और जिस प्रकार इनके नेता, चाहे वो बीएचयू के नेता हो, चाहे इनके सहगर जी हो, चाहे इनके चिमियानंद, जवाब राघवेंद्र जी देंगे। जो एक नारा था, जवाब राघवेंद्र जी देंगे। अब वो जो नारा, राघवेंद्र जी, एक नाम हमें याद आ रहा है, जनता पार्टी के नेता गायत्री प्रजापति कहाँ है आजकल? अभी संदेश खली वाला जिक्र किया था आपने राहुल। नहीं, उसकी बात मुझे एक नाम याद आ रहा है, जरा उसका जिक्र कर दीजिए। आप तो बीजेपी, मैं पूछ रहा हूँ उनसे कि कहाँ है आजकल वो किस केस में है? मतलब किस केस में वो, क्या जेल में है? मैं पूछ रहा हूँ सर, पूछने तो दीजिए जोशी जी। अब सवाल भी ना करूँ मैं सवाल कर रहा हूँ। आपको जवाब दे रहा हूँ। नहीं, आपसे सवाल नहीं, राघवेंद्र जी से सवाल है। कुलदीप सेंगर जी कहाँ है? उनसे जरा जेल में है। कुलदीप सेंगर जी जेल में है। चिमियानंद जी कहाँ पर है? के विधायक जेल में है। जरा उनसे ये जेल में है ना, कह तो रहा हूँ ना जेल में। सेंगर जी, मैं तो उनसे पूछ रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ जेल में है। राघवेंद्र जी, सारे परिवार को खत्म करने के बाद राघवेंद्र जी, बीजेपी के लोगों की आंखें खुली। राघवेंद्र जी, थोड़ा डिटेल आप बता हमारी दीजिए। चिंता मत अगर करिए, आप इतनी जानकारियां रखते हैं तो चिंता मत करिए, इतने जिन्हें लोगों के भी नाम बता दीजिए। चिंता करिए और इंडी गठबंधन की चिंता करिए। उत्तर प्रदेश में क्या गति हो गई है? मैं उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता हूँ, हर प्रकार से देख रहा हूँ आपका गठबंधन कहाँ है, कैसा दिखाई पड़ रहा है। आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश ही छोड़ दिया है। इनको मैं राहुल जी 2 सीटें इनके पास थी कुल मिला के, 80 में 2 वोट छोड़ करके चले गए। और उनको आप कितनी सबसे बुरी दुर्गति आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीति, उसकी अपने उत्तर प्रदेश में इतनी बुरी दुर्गति ये मैंने कल्पना नहीं की थी। अब ये लोग अपने न्यूज चैनल में बैठ करके बजे की बहस करते हैं आगे। भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, एक सवाल अनु जी से है। राघवेंद्र जी, एक मिनट, एक सवाल अनु जी आपसे है। आपस में ही सवाल जवाब करेंगे, मेरा भी सवाल सुने। अनु पासवान जी, एक मिनट राघवेंद्र जी, एक मिनट। अनु पासवान जी तीसरी बार लड़ने जा रहे हैं काशी से, बनारस से।
नरेंद्र मोदी। उम्मीद थी कि अमेठी से राहुल गांधी आते लड़ते, वायनाड चले गए। है कहां कांग्रेस, है कहां? राहुल जी, मुझे ये इस तरह के सवाल की उम्मीद आपसे नहीं थी। आपको नहीं तो आपको उम्मीद रहनी भी नहीं चाहिए कि मैं इस तरह का सवाल आपसे करूंगा। आपका लिखा हुआ सवाल नहीं करूंगा ना आपसे। क्या यूपी की लिस्ट अभी तक आई? मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या यूपी की लिस्ट अभी तक आई? लड़ेंगे क्या? पिछली बार भी नहीं लड़ेंगे क्या? से लड़े थे हम। संभावना मैं बता रहा हूं अनु पासवान जी, ठीक है। इसी में एक सवाल आपसे ये भी है कि पिछली बार हम बात कर रहे हैं 19 की, तो पहले अमेठी के लिए प्रत्याशी घोषित हुआ था कि पहले वायनाड के लिए घोषित हुआ था? खांसी क्यों आ रही है? पहले पानी पीते हैं कि पहले आप खाना खाते हैं? खांसी क्यों आ रही है आपको? कमाल की बात नहीं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पहले आप पानी पीते मैं हैं कि पूछ पहले रहा आप हूं ना, खाना खाते हैं? पहले वो अमेठी के लिए आपकी- प्रत्याशी घोषित आपकी हुआ था कि पहले जरूरत वायनाड के लिए पे है। प्रत्याशी वो घोषित आपकी हुआ था? जरूरत पे है, वो आपकी जरूरत पे है। अब मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। वो हमारी कोर कमेटी मेरे सवाल का जवाब नहीं, मैं तो 14 का तो कहता हूं ना, 14 का तो कहता हूं कि 14 में किस तरीके से मोदी लड़े, लेकिन 19 में जो लड़ा उसकी तस्वीर है, अब 24 की लड़ाई है। अनु जी, मेरा छोटा सा सवाल है कि पहले वायनाड के लिए प्रत्याशी घोषित हुआ था कि अमेठी के लिए 19 का? अब ये आप बता दीजिए। आपको तो सारी सूचना है। आपको तो सूचना क्या? आपको तो सब चीज की सूचना आप तो रहती कांग्रेस है। की प्रवक्ता है, आप बेहतर तरीके से बताइए ना। हमारी बातों को हो सकता है दर्शक इधर उधर टाल दे, लेकिन आप तो कांग्रेस की बात करेंगे तो प्रवक्ता बेहतर तरीके से समझेंगे। कि इस तरह के सवाल करके आप क्यों बार-बार ये मैं अब आपके हिसाब से तो सवाल नहीं कर पाऊंगा। राघवेंद्र जी, भुवन जोशी, देखिए राघवेंद्र जी, देखिए यूपी में रहते तो हो सकता है कि मैं बार बार यही कह रहा हूं कि जिम्मेदारी अखिलेश यादव की ज्यादा बढ़ गई है और इसीलिए वो इस तरीके की बयानबाजी करने लगे हैं कि अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताऊं या कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताऊं। जो 17 दिया है वो भी मेरे कंधे पर। राहुल गांधी छोड़ के चले गए, रायबरेली खाली, वहां से कौन लड़ेगा? राहुल जी, वास्तविकता ये सब काट तिहाड़ी ये सब प्रयोग हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इनकी राजनीतिक लफाजी सुन सुन के थक गई है। अखिलेश यादव कहाँ है आज की तारीख में? 3 लोकसभा सीटें रखे बैठी, ऐसी लग रहा पूरा उत्तर प्रदेश का विपक्ष इनके कंधे पर है। इनको प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए मिल नहीं रहे हैं। वास्तविकता ये है, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, तीनों आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में हाशिए पर हैं और ये लोग बिना लड़े चुनाव अपना हथियार तर्कस और बाढ़ सब डाले बैठे हैं। 2024 का चुनाव इनके बूते ये लोग बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे। अब ये लोग 2029 की तैयारी कर रहे हैं। वो भली प्रकार से समझ गए हैं उत्तर प्रदेश और देश का चुनाव। राघवेंद्र जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर अखिलेश यादव भी ऐसे कहीं रोड शो करते हैं तो क्या ऐसी तस्वीरें आएंगी भविष्य में? या राहुल गांधी कर रहे हैं, न्याय यात्रा तो कर रहे हैं, भीड़ तो दिखी नहीं हमें, लेकिन अनु जी के मुताबिक भीड़ बहुत थी, पांव रखने की जगह नहीं थी जब राहुल पहुंचे हुए थे यात्रा लेकर। देखिए, आगरा में माननीय अखिलेश यादव जी, नहीं, ये सवाल राघवेंद्र जी से है, राघवेंद्र जी से। अच्छा, राघवेंद्र, हाँ, राघवेंद्र। जनता के लिए छोड़ दीजिए राहुल जी, ये सवाल जो है उत्तर प्रदेश की जनता जो सुन रही है समय दे दीजिए उनके बीजेपी के आ रहे हैं जोशी जी, आ रहे हैं। लोकप्रिय है, कौन विश्वसनीय है कि लोगों ने देश के साथ भला नहीं किया? कौन अंबाई समीकरण के आधार पर राजनीति कर रहा है? कौन अंबाई छोड़ करके पीडीए में चला आया है? ये इनके लिए छोड़ दीजिए। जिस प्रकार से ये लोग राजनीतिक तुष्टीकरण करते रहे लगातार अपनी सरकारों में, विपक्ष में रहते हुए राजनीतिक तुष्टीकरण करते रहे और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल इनसे आज ही जा गई है। इनको एक लोकसभा सीट देने के मूड में भी नहीं है। वास्तविकता ये है, भारतीय जनता पार्टी देखिएगा, 3 महीने रह गए, 3 महीने के बाद देखिएगा राहुल जी, फिर हम लोग बैठेंगे 80 की 80 लोकसभा सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी की झोली में ना आ जाए तो आप कहिएगा। अब मैं क्या कहूं तो जोशी जी कहेंगे। जोशी जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, जोशी जी भले आदमी है, बहुत भले। मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी का मैं नहीं जानता कितना राजनीतिक अनुभव है, लेकिन मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, 2004 में जब चुनाव हुआ था, इंडिया साइनिंग का नारा दिया था और 6 महीने पहले आत्मविश्वास से भरपूर होके चुनाव लड़ के मैदान में गए थे। जनता ने देखा क्या नतीजा निकला। इसी प्रकार का ओवर कॉन्फिडेंस जो 400 पार का नारा दिया जा रहा है, तो ये आत्मविश्वास नहीं है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। निश्चित तौर पे 2024 में इनका ओवर कॉन्फिडेंस 2004 की तरह तोड़ने वाला है और हमारे नेता ने कहा है कि 2004 में ये आए थे, 2014 में ही चले जाए। ठीक है, फिर कौन आएगा?
निश्चित तौर पे इंडिया आएगा। इंडिया गठबंधन लगातार इंडिया तो है ही, इंडिया तो हमेशा रहेगा, इंडिया तो हमेशा से है, रहेगा आगे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो पीएम का चेहरा कौन हो? पीएम कौन हो? अखिलेश यादव पीएम होंगे? देखिए तय कर लेंगे, पहले भी तय हुआ इस देश में, इस देश में पहले भी तय करा है। ज्यादा सीटें तो आप लोगों के पास है, तो उम्मीदवार आपके जीत के ज्यादा आएंगे। 17 ही तो है कांग्रेस के पास यूपी में। तो माननीय अखिलेश जी ने पहले ही बता दिया कि जो प्रधानमंत्री बनेगा वो यूपी तय करेगा, और यूपी से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और हमारा तो गठबंधन बॉर्डर पार कर गया, मध्य प्रदेश चल रहा है। राघवेंद्र जी, अब डरने की जरूरत है आप लोगों को, आपकी पार्टी को और आपके सहयोगियों को? राहुल जी, हम लोग जो है 2022 में उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे, तब से लेकर आज तक चैन से नहीं बैठे। हम लोगों ने सबसे पहले नए मतदाता बनाए थे, फिर अपनी जो है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से उन्हें अवगत कराया था। उसको लेकर अभी तक हम लोग हजारों कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में कर चुके हैं। आज की तारीख में हम लोगों के नट और जितने हैं संगठन के बिल्कुल कसे हुए हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाने के लिए आमादा हैं, और हमारे जो प्रत्याशी में लगभग काफी हद तक तय हो गए हैं। और आज की तारीख में हम लोग टेंटेटिवली 90% काम भी हमारा पूरा हो गया है। एनडीए गठबंधन कहाँ खड़ा है? इनकी 4 बैठकें हो चुकी, उनमें तय क्या होता है? लंच क्या होगा, ब्रेकफास्ट क्या होगा, नाश्ते में क्या होगा, फोटोग्राफी कौन डील करेगा? वास्तविकता ये है, इनका एनडीए गठबंधन हवा हवाई है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तक अभी तय नहीं है। जब बैठक में सिर्फ एक बात तय हो जाती है राहुल जी कि नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है। कुल मिलाकर ये गाना गाते रहते हैं, देश की जनता को बेवकूफ समझा है। भाई आपके पास क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है? आपके पास कौन सा चेहरा ऐसा जो नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हो? अखिलेश यादव, राहुल गांधी। राहुल गांधी ठीक है, तय तो सामने लाए, तो ये इंडिया गठबंधन तय करके लाए तो सामने। वास्तविकता ये है, कहीं ना इनका गठबंधन है, ना कहीं ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 2024 के चुनाव में हथियार डाल चुके हैं, 2029 की तैयारी में लगे हुए हैं। ये लोग सिर्फ दिखाई पड़ रहा है, बाहर दिखाई जरूर पड़ रहा है, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। वास्तविकता ये लोग भली प्रकार से जान गए हैं, उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और केंद्र में एनडीए गठबंधन 400 पार जाएगा निश्चित रूप से, देख लीजिएगा। जोशी जी को हालांकि डाउट तो है इस पर। अनु पासवान जी, आपको भी डाउट होगी? 400 नहीं तो कम से कम कितनी सीट बीजेपी ले जाएगी? अब सीट का तो मुझे पता नहीं, पर ये लोग बार बार 400 पार का नारा जो दे रहे हैं, बहुत सारे चीजों के दाम 400 पार जरूर हो जाएंगे। लहसुन हो ही गया है, बाकी चीजें भी हो ही जाएंगी। लहसुन तो आप भी खाते होंगे राहुल जी। क्या बता, राहुल गांधी भी खाते हैं। हाँ, तभी तो हम लोग नारे दे रहे हैं महंगाई हटाओ, मगर मुझे लगता है लहसुन आपके वहां नहीं होता, आप यूज नहीं करते शायद लहसुन। जोशी जी, महंगाई बहुत है, फिर भी जनता सड़कों पर है। हमें लगा विरोध के लिए आज उतरी होगी बनारस की जनता। पीएम मोदी आ रहे हैं, विरोध करेंगे महंगाई को लेकर, लेकिन वो तो फूल बरसा रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर फूल बरसा रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, तो कौन सी अलग बात हो रही है? जब जिसके नेता आते हैं सभी फूल बरसाने का काम करते हैं। ये बात गलत आप कह रहे हैं कि जनता निकली है, कार्यकर्ता निकले हैं। कार्यकर्ता गमछा टोपी लगा के निकले हैं, और 28 किलोमीटर चुनाव में जनता वोट देती है। 28 किलोमीटर में बताया सर, राहुल जी मुझे बताने दीजिए। घोसी में बताया है, घोसी में कप्तान हमारे योगी जी थे और उप कप्तान राजभर जी थे। 40,000 वोट से हम लोग रहने का काम करते हैं। ठीक है, इनकी मजबूरी है। आजमगढ़ भी तो गए थे धर्मेंद्र यादव। जनता नकार देती है। और अगर घोसी की तुलना हम आजमगढ़ से करने लगे तो फिर थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन कर दीजिए। आजमगढ़ भी कर दीजिए और घोसी भी कर दीजिए। देखिए, जनता ने ट्रेंड सेट कर दिया। इनकी विदाई का आखिरी चुनाव जनता का जो घोसी का हुआ था, उसने बता दिया कि इस बार उत्तर प्रदेश से एनडीए की जो सरकार वो आखिरी चुनाव तो मैं कहूं ठीक है, जनता के बीच में जाकर आखिरी चुनाव हो सकता है, लेकिन वैसे भी आखिरी चुनाव अभी राज्यसभा का, उसमें भी आपके विधायकों ने तय कर दिया कि हमें सपा नहीं चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उसमें जनता वोट डालती है? मैंने तो क्लियर कर दिया ना, वो तो आखिरी चुनाव आपके मुताबिक जनता ने किया घोसी का, लेकिन जो जनता के द्वारा चुने गए विधायक, उन्होंने तय कर दिया राज्यसभा का चुनाव। वो कैसे? सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स काम कर रही है, सबको पता है। चुनाव कौन लड़ रहा है? राघवेंद्र जी, मन की बात ना हो तो सीबीआई ईडी की बात अब आ गई।
अब क्या बताएं इन लोगों को। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में कहाँ हैं ये लोग? हम लोगों ने बड़े पैमाने पर इतनी लंबी लकीर खींच दी है, ये लोग यही देख के घबरा गए हैं। ये बताइए, जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी कितनी नौकरी दी थी? सरकारी नौकरी की बात करते हैं, चलिए 2-3 चीजों में तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। ये लोग कहते हैं मैंने अपनी सरकार में बहुत विकास कराया, इन्होंने मात्र 5 वर्षों में 90,000 सरकारी नौकरी दी। भारतीय जनता पार्टी ने योगी पार्ट 1 में 2.5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया था। योगी पार्ट 1 की बात कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जिस प्रकार से विकास कराया उत्तर प्रदेश में, आज की तारीख में रामायण सर्किट, महाभारत सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, कृष्णा सर्किट, बुद्धा सर्किट, जैन सर्किट, सूफी सर्किट, ये सब बन रहे हैं, कॉरिडोर बन रहे हैं। आज की तारीख में इसी समय कितने मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे? मात्र 15 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे 2017 से पहले। आज की तारीख में 65 मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी बनाने का काम कर रही है। ठीक है राघवेंद्र जी, जरा तस्वीरें दिखा दे दर्शकों को। जिस तरीके से कॉरिडोर का निर्माण लगातार पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं, और आज की तस्वीर दिखा रहे हैं। हालांकि कल ही महाशिवरात्रि का पर्व और यहाँ की तस्वीरें अद्भुत नजर आई और अभी की तस्वीर अद्भुत नजर आ रही है। और हमें नहीं लगता कि विपक्ष को ये भी दिखाई दे रहा होगा कितना दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ मंदिर बना है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी, साथ ही साथ मौजूद लोग काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर और अंदर। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वो गर्भगृह की तरफ बढ़ते हुए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से चमक रहा है, दमक रहा है काशी विश्वनाथ मंदिर। पूजा अर्चना करेंगे, कोई भाषण नहीं, किसी से कोई मेल मुलाकात नहीं, केवल एयरपोर्ट पर उतरे, वहां से अपनी गाड़ी में सवार हुए और इसके बाद चलते चले आए बाबा के दर पर। पीएम मोदी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर के भीतर की ये तस्वीरें, प्रांगण की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी मौजूद। और अब थोड़ी देर बाद तस्वीरें सामने आएगी जब वो पूजा अर्चना करते नजर आएंगे। तो पीएम मोदी के स्वागत में जहां एक तरफ काशी के लोग उमड़े, तो वहीं दूसरी ओर अब काशी विश्वनाथ मंदिर के भीतर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राघवेंद्र जी, हमें नहीं लगता कि जिस तरीके से कॉरिडोर भी बना है उसका भी जिक्र कभी विपक्ष करेगा। हालांकि 22 के चुनाव में देखा था कि राहुल और प्रियंका गए थे दर्शन करने के लिए। हर क्षेत्र में अगर ईमानदारी से देखें, हमारे जोशी जी की मजबूरियां बनती हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी ने विकास का काम नहीं किया है। रोजगार के क्षेत्र में देख लेते हैं, 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बेरोजगारी दर 2017 से पहले कितनी थी? 17.5% बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश। हम लोगों ने उसको ला करके 3.5% पे लाए। ये सीएमआई के आंकड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आंकड़े नहीं तैयार किए गए हैं। एक्सप्रेस वे, आज की तारीख में देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में है। 12 एक्सप्रेस वे वाला राज्य है। किसी समय आधा अधूरा एक्सप्रेस वे अखिलेश यादव ने बनाया था, वो भी घपले घोटाले की भेंट चढ़ा हुआ था। उसमें 1 वर्ष के अंदर 2 बार सर्किल रेट बढ़ाए गए थे। कमाल की बात है, उसकी भी जांच चल रही है। आज की तारीख में 10 महानगरों में हम लोग मेट्रो चलवाने का प्रयास कर रहे हैं, 5 में चल भी चुकी है। अखिलेश यादव के समय कितना मेट्रो चला था? लखनऊ में आधा अधूरा मेट्रो चला था, उसमें इन लोगों ने सुर्खियां बटोरने का काम किया था। इस प्रकार से हम लोगों ने विकास और सुशासन के बहुत काम किए। इनके समय में देखिएगा क्या भू माफिया, शिक्षा माफिया, नकल माफिया, मोरंग माफिया, गिट्टी माफिया। राहुल जी, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहां उत्तर प्रदेश में माफिया राज। किसकी बात कर रहे हैं आप? गिट्टी बताने की आवश्यकता नहीं है। अब गिट्टी और उत्तर प्रदेश की जनता भली प्रकार जानती है। गिट्टी और पत्थर की बात कर रहे हैं आप, किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, गिट्टी माफिया, मोरंग माफिया, सभी माफिया थे इस समय। हाँ, खनन की भी बात कर रहे हैं। नहीं, उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले था, जो उत्तर प्रदेश की जनता नहीं जानती है। उत्तर प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर चुकी थी। हम लोगों ने उसको आज की तारीख में संगठित अपराध समाप्त कर दिया है उत्तर प्रदेश से, और जो माफिया राज बिल्कुल समाप्त कर दिया है। ठीक है, जोशी जी को तो कुछ ना कुछ बोलना ही नहीं। जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जोशी जी, ये अपना अंक पत्र लेकर जनता के भुवन जोशी जी, भुवन जोशी जी,
मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को सुन पा रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जब सत्ता मिली थी तो पूरे देश पे कर्जा 54 लाख करोड़ रुपए का, और आज 2024 में 205 लाख करोड़ देने कर्जा करने का काम आपकी सरकार ने करने का काम करा, देश को ये गिफ्ट दिया। और अभी आप नौकरियों की बात कर रहे थे, अभी आप कह रहे थे कि हमने इतनी नौकरी देने का काम करा। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक चीज में योगी जी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम करा, जो लगातार परीक्षा लीक हुई है, और कन्नौज के बेटे ने आपको सबक सिखाने का काम करा। उसने कहा कि जो डिग्री मुझे नौकरी नहीं दे पाती है उसका क्या करूं, उसका जीवन खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने करा। और पुलिस भर्ती की जो अभी बेटी ने जो आत्महत्या करी, वो आपके खोखले जो आपके वो खोखले आपके जो दावे हैं और जो गुलाबी आंकड़े हैं, उसकी पोल खोलने के लिए काफी है। उस बेटी ने अपने माँ बाप को लिखा कि मुझे माफ करना, मैं आपके सपनों को पूर्ण नहीं कर पाए। ये परीक्षा तो राहुल गांधी भी गारंटी लेकर आए हैं अनु पासवान। सर मुझे जरा बोलने दीजिए प्लीज, इनको बहुत बोलने दिया है। नहीं, क्योंकि आप लोग जो लगातार है, इसलिए कह रहे हैं ना जोशी जी का काम कर रहा है, जोशी जी बराबर का टाइम है कर रहा है कि यहाँ पर जोशी जी बराबर का टाइम इसलिए है क्योंकि आप और कांग्रेस एक साथ है और बीजेपी अकेले, तो ये बराबर का टाइम हुआ ना। कहाँ बीजेपी अकेले है? नहीं तो बीजेपी तो अकेले ही है। सर मेरे को थोड़ा सा बोलने दीजिए। नहीं लगती बीजेपी के साथ भी गठबंधन है, गठबंधन हमें दिखता भी है। नहीं यहाँ बैठे हुए हैं आप, इंडी के दो प्रवक्ता हैं, ये क्या है राहुल जी, और बीजेपी के अकेले। राहुल जी मैं थोड़ा बोल दो, आप क्या? नहीं आप बोलिए, आप जब शांत हो जाइए तो मैं अनु पासवान जी से सवाल कर सकता हूं। 17 सीटें तो दी हैं आपने। मैं अभी हमारे साथी बता रहे थे, मैं तो कहता हूं आदरणीय हमारे जो मुख्यमंत्री है वो शपथ ही कहां लेते अगर माननीय अखिलेश यादव जी कान्हा स्टेडियम नहीं बनाते। एक स्टेडियम नहीं बना पाए आप शपथ लेने के लिए। वो वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेस में कैसे हरकुलस उतारते प्रधानमंत्री जी अगर माननीय अखिलेश यादव जी आगरा से लेकर लखनऊ तक का एक्सप्रेस में नहीं बनाते। वो कैसे कोरोना काल में लैपटॉप जो हमने वितरण सफाई होके गया है ना, शायद वो का साधन करा, सफाई को टच करते हुए गया है ना। हाँ तो सफाई क्या देश का प्रदेश का हिस्सा नहीं है क्या? सफाई में विकास करना क्या जुर्म है क्या? मैं पूछ रहा था, अगर विकास है तो क्या वहां का नेतृत्व तो नहीं है क्या? मैं सवाल कर रहा था, मैं जानकारी ले रहा था आपसे। गाना मत गाइए जोशी जी, 12 एक्सप्रेस में उससे बेहतर बन गए उत्तर प्रदेश। अरे हम बता रहे हैं, ठीक है, सर आप बीच में नहीं बोला था। आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी से कहना चाहता हूँ बहुत शांति से। एक मिनट राघवेंद्र जी सुनने तो दीजिए, आप सुनने नहीं देते। शुरू हुई है भुवन जोशी जी जो बता रहे हैं विकास पुरुष की बात कर रहे हैं, सुनने दीजिए। बुंदेलखंड एक्सप्रेस में आपका एक हफ्ते में चुड़ गया, पूरे देश और विश्व में हंसी उड़ने का काम करा, सारे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने का काम करा है। और आप किस मुंह से बात कर, किस बात से रोजगार की बात कर सकते थे? और किसानों की स्थिति क्या कर दी आपने? बॉर्डर में उनका किलो से स्वागत करोगे, उनपे वो छोड़ने का काम करेंगे आप? क्या किस तरह का किसानों का स्वागत हो रहा है आपके शासनकाल? देश समझ रहा है क्या किसान इस देश के दिल्ली में नहीं आ सकते? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, निश्चित तौर पे जो आपकी जो बातें और किस तरह गृह राज्य मंत्री का बेटा, एक तस्वीर आ रही है जोशी जी, एक तस्वीर आ रही है काशी विश्वनाथ मंदिर की तस्वीर है। पीएम मोदी पूजा अर्चना कर रहे हैं, सीएम योगी साथ में मौजूद हैं और बड़ी भव्य और दिव्य तस्वीर आ रही है। देखिए किस तरीके से गर्भगृह को पूरे एकदम सोने की परत से एकदम अद्भुत बनाया गया है। तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखा दें। त्रिकंटक विराजिते असि वरुणयोर मध्ये कल्याणार्थम देशेस्मिन् सुख शांति सौमनस्य अभिवृद्ध्यर्थम समस्त भारतीयानां धर्म बुद्धि लाभार्थम कृत कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक पातक ज्ञाताज्ञात दुरित क्षय द्वारा धर्मार्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध्यर्थम श्री विश्वेश्वर सांब सदाशिव प्रीत्यर्थम विशेषतः आगामिनी निर्वाचने श्री काशी विश्वनाथ कृपा अनुग्रह द्वारा विजयश्री प्राप्य पुनश्च देशस्य प्राधान्यपद कामनया श्री विश्वेश्वर सांब सदाशिव सन्निधौ यथाविधि पूजनम करिष्ये। आचमनम ओम केशवाय ओम नारायणाय नमः। शैलेंद्र आप देख रहे हैं
तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस तरीके से पीएम मोदी को त्रिपुंड लगाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, अपने आप में अद्भुत और दिव्य ये तस्वीरें काशी विश्वनाथ गर्भगृह की ये तस्वीर देखिए। बाबा के दर पर पीएम मोदी, साथ में सीएम योगी मौजूद। केवल और केवल आज वाराणसी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे बाबा के दर्शन करने के लिए। कल महाशिवरात्रि का दिन और यहां कल लगातार भक्तों का हुजूम उमड़ा रहा और आज पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आपको गर्भगृह की दिखा रहे हैं। पूजा अर्चना करते हुए पीएम मोदी की ये तस्वीर देखिए, भव्य और दिव्य ये तस्वीर काशी विश्वनाथ की। उससे पहले जिस तरीके से बाबतपुर से काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचे पीएम मोदी, रोड के दोनों तरफ हालांकि बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन लोगों में उत्साह लगातार देखा जा रहा था। सभी पुष्प वर्षा कर रहे थे अपने सांसद को अपने बीच पाकर। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी जब पीएम मोदी हालांकि कुछ दिन पहले ही पहुंचे थे, 20 दिन के भीतर यह दूसरा कह कि काशी उनके पहुंचने का कार्यक्रम, उस दिन भी जब रात के वक्त पहुंचे थे तो लोगों ने स्वागत किया था। किलट बाजार के पास किस तरीके से पीएम मोदी ने अपनी गाड़ी को ड्राइवर से धीमा करवाया और लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, आगे बढ़े वो। और आज बाबतपुर से काशी विश्वनाथ मंदिर तक एक रोड शो, लोगों का किस तरीके से ये प्यार देखकर अभिभूत हुए पीएम मोदी, इससे समझा जा सकता है पुष्प वर्षा लगातार होती रही। तो अपने संसदीय क्षेत्र में पीएम मोदी, बाबा के दर पर पीएम मोदी, जाहिर तौर पर लोगों का यही कहना है जिन्होंने पहले वाराणसी को देखा होगा, अब कि वाराणसी को देखे तो बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। पहले कार्यकाल में जिस तरीके से पीएम मोदी ने जो रोड किनारे बिजली के तार उलझे हुए होते थे, अब अंडरग्राउंड सड़कें चौड़ी हो गई हैं, रिंग रोड का तोहफा दिया गया है, साथ ही साथ नमो घाट, इसके अलावा इंटरनेशनल स्टेडियम, पनास डेयरी, आसपास के क्षेत्रों में फ़ायदा लोगों को हो रहा है। पूर्वांचल को फ़ायदा लगातार वाराणसी के विकास से हो रहा है। कल आजमगढ़ को सौगात देंगे पीएम मोदी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से पूर्वांचल को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। पूर्वांचल सधा तो इसके बाद सज जाएगी हर एक सीट यूपी की 80 की 80 लोकसभा सीट, क्योंकि बनारस से बिहार को भी साध सकते हैं।